चाहिए। मुझे तो रिंग्स और इयरिंग्स का बहुत शौक। और जूते वगैरह बस ये लैपटॉप और कैमरा कैमरा लिए पैसे का बस एक दो चीज है वो जब मांगते हो उसको दे तो बाकी ऐसी पड़ी मुझे यूज नहीं। ये कैमरा वगैरह है। मैं कपड़े जूती का नहीं। वो जो है अल्लाह की देना, वो मैं पहन लूं। इनका क्या बदनामी है जमाना। फिर भी क्या क्या है। सीईओ कौन, ये जो यहाँ पे बैठ, अदनान। हाँ वो सीईओ है। तो हाँ, तो उसकी क्या बदनामी है, बताएं। चलो, मुझे बता के जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आई थी, जो मेरा फ्रेंड है, आपको नहीं आइडिया, इनको आइडिया है फुल फॉर्म। उसने मुझे बताया है कि इससे बच के रहना है, इससे बच के रहना है, इससे बच के रहना है, तो उनमें उसका नाम था। बट वो बहुत ओपन ही कुछ बताता था। हम्म। अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। चलो शुरू करो, बैठो अपना लैपटॉप ओपन करो। अल्लाह हाफिज। सुपरवाइज लर्निंग है आप लोगों का टॉपिक। और इसमें तीन टॉपिक है, क्लस्टरिंग वगैरह, पेमेंट, वो मैंने कर दी है। पेमेंट क्लस्टरिंग थी। नहीं, पेमेंट हायरार्किकल। मैं क्लास में जाऊँ? ठीक है, वहां पे ज्यादा बेहतर है। तो सर ने तो कहा था कि उन्होंने क्लास लेनी है, मुझे बताओ। सर ने कहा था कि उन्होंने क्लास लेनी है। कंफर्म करके मुझे बता दो। तो आप लोगों की अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, जिसमें गेमिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डीबी स्कैन है, इसका है आज। इन टॉपिक को कवर करना है। की थी उस पर वर्किंग। कल क्या करवाया था मैंने, पुराना। हाँ, वो मैंने बहुत करवाया। हम्म। इसके बाद आगे पीसीए है टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल रिडक्शन, किसी चीज की रिडक्शन करनी है तो। हाँ तो इधर ही बैठना है मैंने। नहीं, ये दो बैग मेरे हैं। बहुत। ये नहीं कर रहे। उठो, उधर क्लास में चलो। हाँ प्लीज। इसको वापस जाना है।
आज टॉपिक करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, जो हम लोगों का मशीन लर्निंग का रोड मैप था, उसमें पिछले जो टॉपिक थे वैल्यूएशन, वो हमारी सारी कवर हो चुकी हुई थी। उसके अलावा रिग्रेशन वाले और जो क्लासिफिकेशन है कि आप लोगों ने क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, लेकिन वो सारे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग थी। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब आपके पास लेबल्स थे, आपको पता था कि एक्स एक्सिस पे डाटा कौन सा आएगा, वाई एक्सिस पे कौन किस पे डिपेंडेंट है, वो आपको सब पता था। अब हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कि हमें पता ही नहीं है कि लेबलिंग क्या है। ठीक है, डाटा बस आ गया और हमने उस पर वर्किंग करनी है। ठीक है, इवन दो कि हमें डिपेंडेंट वैल्यूज का भी नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। के वो मशीन लर्निंग क्या होती है, जब डाटा के साथ लेबल्स लाइक आंसर्स नहीं होते और मशीन खुद पैटर्न्स ढूंढती है, उसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। वो खुद से देखती है कि हमारे जो लर्निंग के लिए, हमारे एल्गोरिथम के लिए, हमारी मशीन के लिए कौन सा पैटर्न यूज होगा, तो उसको आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहेंगे। मैं एक मिनट देखूं कि रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। शेयर ही नहीं हो रही थी और मैं मेरीन बोली ही नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपके पास कस्टमर्स का डाटा है, एज है, इनकम है, स्पेंडिंग है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन वीआईपी है, कौन नॉर्मल है। ठीक है, मतलब एक बंदे की एज भी पता है, एक बंदे की इनकम भी पता है, एक बंदे की स्पेंडिंग भी पता है। ठीक है, और लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसमें से कौन वीआईपी है या कौन नॉर्मल है, ताकि हम किसको किस तरह से ट्रीट करें। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अगर हम मॉडल टाउन, यहाँ पे एक मॉडल टाउन क्लिनिक है, और उस मॉडल टाउन क्लिनिक में सिर्फ जो मॉडल टाउन के रिहायशी हैं, उनका उस क्लिनिक में आई थिंक फ्री चेकअप है या कुछ डिस्काउंट है इस तरह से, और जो मॉडल टाउन से बाहर की रिहायशी हैं, उनको एक प्रॉपर फी पे करनी पड़ती है। तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि हमने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, हमने पहले से एक सुपरवाइज्ड लर्निंग दी हुई थी, पहले से एक डाटा मेंटेन किया था। लेकिन यहाँ पे आपको खुद चेक करना है, और वो क्या चेक करना है वो फिर हम देखते हैं कि किस तरह है। सबसे पहले आपके पास आएगी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में ऐड करना। ठीक है, वो बेशक आप स्टूडेंट्स को, वो उनको एज वाइज ऐड कर लो, या बेशक आप इनकम वाइज कर लो कि ये इतनी इनकम है, क्योंकि उसमें भी आप बाइसनेस कर सकते हैं, फेवरेटिज्म कर सकते हैं कि अगर एक इनकी इनकम है 50,000 तक है, तो ये कैटेगरी में आएंगे, एक की इनकम 1 लाख तक है, ये एक कैटेगरी में आएंगे, एक की इनकम 2 लाख तक है, तो आप उसकी क्लस्टरिंग करते हो। ठीक है, आप अपने आप से एल्गोरिथम्स बनाते हैं, मशीन अपने आप से वर्किंग करता है कि अच्छा हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, इसको इस तरह से करके देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो स्कूल में स्टूडेंट के सेक्शंस होते हैं, आप उसको सेक्शंस वाइज बना सकते हो कि एक स्टूडेंट है, आप आपके पास सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास के हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी क्या रखनी है, आपने इनकी पार्टीशन करनी है, आपको कह दिया कि इनकी पार्टीशन करो। तो फिर आप उस पर वर्किंग करोगे कि ये स्टूडेंट्स को या तो हमने उस, अच्छा, या तो आपने उसको सेक्शन वाइज करना है कि कौन सा स्टूडेंट जो 80% से ज्यादा मार्क्स वाले हैं उनका एक ए सेक्शन बना दो, जो 60 से 80 के दरमियान है, उनका बी सेक्शन बना दो, इससे कम वालों को सी सेक्शन बना दो। तो आप कोई ना कोई डिपेंडेंट वैल्यू खुद से क्रिएट करते हो। ठीक है, और जो रियल बेस्ड डाटा होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होती हैं, वो ज्यादातर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर ही हो रही होती हैं। सुपरमार्केट की एग्जांपल है कि आपके पास बजट है या एवरेज है या प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप अपनी इसकी सुपरवाइज उसको आप डिपेंडेंट बनाओ, कि आप लोगों का मतलब सुपरवाइज, सॉरी, सुपरमार्केट में जो कस्टमर्स आते हैं वो अपनी स्पेंडिंग करते जाते हैं वहां पे, लेकिन आप एक लिमिट बना देते हो कि अगर एक कस्टमर 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है, इसको एक कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, फिर उसको कार्ड दिए जाते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लें, इधर कारफोर की जाएं या मेट्रो में जाए ना, उधर आप 10,000 या 15,000 की अमाउंट से ज्यादा की ग्रोसरी करते हैं, तो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें सम टाइम कूपन नंबर दे दिया जाता है, या नंबर एड्स होते जाते हैं, ताकि कभी वो कुरानंदाजी वगैरह में इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं उसमें ऐड कर देते हैं।
यूट्यूब वीडियोस में आप इंटरेस्ट टाइप कर सकते हो कि यूट्यूब में आपको हॉरर मूवीज पसंद हैं, कैटेगरी हॉरर में चली जाती है, ड्रामेटिक चाहिए, रोमांटिक चाहिए, या फिक्शनल चाहिए। तो आप क्या करते हो कि आप उसकी कैटेगरीज वाइज खुद डिजाइन करते हो कि मैंने उसकी इंटरेस्ट बेस करनी है या किस बेस करनी है, आप अपनी मर्जी से उसकी करते हैं। अच्छा, ये आ गया क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग क्या होती है, ठीक है, आपने उस चीज को कैसे क्लस्टरिंग करनी है, मतलब क्लस्टरिंग करने की कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, डिपेंडेंट वैल्यू आपने खुद से थॉट करनी है। और इसमें फिर आप नहीं करते, हम एल्गोरिथम ऐसा लगाते हैं कि मशीन खुद से आपको बता देती है कि इसको आपने डिपेंडेंट वैल्यू बना देनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आती है के मीन क्लस्टरिंग, जो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया हुआ है। के एन एन जो है, के एन एन क्या था, स्टैंड क्या, हाँ, के नियरेस्ट, ठीक है। के मीन क्लस्टरिंग उसी का, के एन एन जो था वो आपको सुपरवाइज में आ जाता है। उसमें आपको के नियरेस्ट का मतलब था कि आपको एक डिपेंडेंट वैल्यू दी गई होती थी, आपने एक डिपेंडेंट वैल्यू रखी होती थी, और उसके इर्द गिर्द आपको ऑलरेडी बताया होता था कि दो सेक्शन है, या तो आपका कैंसर मेलिगेंट है, या बेनाइन है, या जूको है, मतलब जो भी उनकी टाइप्स है, तो आपको ऑलरेडी, यहाँ पे आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे ये उन लोगों, ये जो लर्निंग होती है उनके लिए होती है कि आपके पास एक कैटेगरी आ गई, आपके पास, आपको पता है कि दुनिया में 15 तरह के कैंसर हैं, और आपके पास जो अगले एक कैंसर एक पेशेंट आता है और उसकी स्टडी आती है और वो उस उन 15 से रिलेट नहीं करती, तो आप क्या करते हो कि आप अपने उस पेशेंट का डाटा इन एल्गोरिथम्स पे गुजारना शुरू कर देते हो कि के मीन क्लस्टरिंग है। आगे जो भी हम करेंगे, के मीन क्लस्टरिंग थी, और क्या करवाना था, हायरार्किकल क्लस्टरिंग वगैरह होगी, डीबी स्कैन हो गया, आप उसके थ्रू भी काम करते हो, ठीक है। तो फिर आप इस पैटर्न से फिर आप अपना एक न्यू पैटर्न बनाते हो, ठीक है। के मीन डाटा को के नंबर के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जहां के पहले से बताना होता है, मतलब आपने खुद से सोच लेना है कि ये 15 तो कैंसर 15 नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल जब हमने उसकी स्टडी की थी ना कैंसर की, तो उसमें 30 कॉलम्स थे, 30 टाइप की डेटा सेट था आपके पास, जिनका मिक्स एंड मैच के बाद हमें पता चलता था या तो ये इन 15 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप गेमिंग डाटा, आप ग्रुप्स खुद से ग्रुप 30 ग्रुप्स बनाते हो, 30 नहीं 90 ग्रुप्स बनाओगे, 120 ग्रुप्स बनाओगे, और हर की प्रोबेबिलिटी, और आपने मिक्स एंड मैच करके हर हर ग्रुप में एक बता देना है कि अगर हम इसके साथ करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है, इसकी रिक्वायरमेंट। फिर आप उसको उन 15 के साथ सुपरवाइज लर्निंग के साथ कनेक्ट करते हो। ये डाटा तब होता है जब वो डाटा आपके पास कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता। इसको आप ये कह ही नहीं सकते कि डाटा ओवर फिटिंग में जा रहा है, अंडर फिटिंग में जा रहा है, या ये डाटा हमने आउटलायर्स के बारे में स्टडी किया, या हमारा डाटा आउटलायर्स में जा रहा है। तो ये डाटा, अगर आउटलायर भी आप खुद हो, मशीन लर्निंग भी इसकी खुद हो, उसकी ग्रुपिंग भी खुद हो, क्लस्टरिंग भी हो, तो अच्छा, एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है कि सोचिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप वीक स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब टॉपर्स हैं, आपने खुद से माइंड बना लिया कि ये स्टूडेंट्स, अच्छा, जो यूजुअली ये जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये तकरीबन 80% बल्कि 90% सुपरवाइज लर्निंग होती है, आपको पता होता है कि स्टूडेंट को किस बेस पे करना है। लेकिन रियल बेस अगर आप बिल्कुल उस पे चले गए, डाटा सेट पे चले गए, और अभी तक मेरे पास ऐसा कोई डाटा सेट नहीं है कि मैं उस पर वर्किंग करूं, मैं इस वीक कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा अनसुपरवाइज लर्निंग का डाटा सेट लेकर आऊं और उस पे आप लोगों को पूरा कोड करवाऊं। ये पिछले कोड थे, इसी पे मैं काम करवा देती हूँ। यहाँ आपने K3 कर लेना कि यहाँ पे आपने जो कैटेगरीज हैं, ग्रुप हैं, वो आपने 3 बना लिए, वीक स्टूडेंट्स के, एवरेज स्टूडेंट्स के, और टॉपर स्टूडेंट्स के। में इनका काम करने का तरीका क्या है, टीचर बोलता है मुझे 3 ग्रुप चाहिए, ठीक है, ये आपके पास 3 ग्रुप बन गए, ठीक है। उसके बाद मशीन रैंडम 3 सेंटर्स चूज करता है। अब उसमें क्या होता है कि मशीन क्या करता है कि आप सबके आपने रिजल्ट्स आ गए, उसमें आपने परसेंटेज खुद से आपने आउटलायर डिजाइन किए कि 80 से ऊपर वाले टॉपर्स में आते हैं, 60 से ऊपर वाले एवरेज में आते हैं, और उससे जो नीचे वाले हैं कौन कौन से थे, वो वीक स्टूडेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग कैसे वर्किंग करती है, मशीन अपनी मर्जी से उन
उन तीनों कैटेगरीज में से बीच में से एक स्टूडेंट इकट्ठा कर लेती है, एक एक का डाटा इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। मशीन रैंडम 3 सेंटर्स चूज करती है, हर स्टूडेंट के जो नियरेस्ट सेंटर का है साथ अटैच कर देती है। मतलब वो क्या करने लग पड़ती है कि उसी उसी जो कैटेगरी में आपने डाला होता है ना, उससे मिलते जुलते जिस जिसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसको एक एक कैटेगरी में डाल दी जाती है। सेंटर दोबारा चेंज होता है, मतलब एक दफा पार्टीशन बन गई आपके, एवरेज के अलग से हो गए, क्या कहते हैं वीक के अलग से हो गए, टॉपर्स के अलग से हो गए। तो फिर क्या होता है कि आप दोबारा से सेंटर्स क्लस्टर्स बन गए, उन क्लस्टर्स के बीच में से फिर निकालते हैं और उस पर दोबारा सर्चिंग करते हैं जब तक आप उसको लूप्स देते जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक ग्रुप्स आपको लगता नहीं है कि स्टेबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट के मार्क अटेंडेंस है, के मीन बना सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस, एवरेज, वीक, और उस पे अपने बताते हैं। इसका ये होता है कि बड़े से बड़ा जो डाटा सेट है उस पे भी वर्किंग कर लेता है, और इजी है, मतलब सारा काम मशीन ने करना है, आपने करना ही नहीं है, ठीक है, आपने बस कोड डिजाइन किया। डिसएडवांटेज है के पहले बताना होता है, आउटलायर्स से डिस्टर्ब होता है। इसकी रीजन क्या है कि आपने एक दफा उसको हिंट जरूर देना है कि ये के है, लेकिन उसमें आप गलत भी हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर अच्छे आए हैं तो आपने उसी को के बना लेना है, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स वाले हैं वो उसमें काफी स्टूडेंट्स 10-20 स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग करके एवरेज मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। और आपने फिर आपको खुद से डिसाइड करना है कि अगर वो स्टूडेंट चीटिंग करके एवरेज मार्क्स ले रहे हैं तो और किन क्वालिटीज के बेसिस पे इन स्टूडेंट्स को उन कैटेगरीज में डाल, ठीक है। आई समझ? अच्छा, दूसरा टॉपिक भी साथ ही समझाऊं और इकट्ठे इनका कोड करवाऊं कि अलग अलग? इकट्ठे करवा देती क्योंकि मैच मैच ही है सारा, ठीक है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग स्टेप बाय स्टेप ग्रुप बनाता है, बिल्कुल फैमिली ट्री की तरह, ठीक है। ये डिसीजन ट्री है, जब हमने सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास डिसीजन ट्री है और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। मतलब ये खुद से आपको बताता है कि आपने ऊपर से नीचे आना है, नीचे से आना है। सबसे पहले आपने सोचना है, अगर आपने देखना है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में किस तरह से पार्टीशंस होगी, तो आपको ग्रुपिंग पहले करेगा कि आपकी फैकल्टी किस फैकल्टी में आएगी। आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो उस तरह से आपको कैटेगराइज करेगा, ठीक है। वो भी आप खुद बताएंगे, मशीन खुद नहीं करेगा, आप उसको के बता देंगे। फिर उसके बाद के अंदर दोबारा के बनेंगे, मतलब ट्री के अंदर एक दोबारा ट्री बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है, चाइल्ड बनेगा। फैकल्टी ऑफ बिजनेस में बीबीए भी आता है और बिजनेस एनालिटिक्स भी आता है, अब तो बिजनेस पाइथन भी आ गया है, उसमें भी फर्दर सेक्शंस होते हैं। तो फिर आपको हर स्टेप पे एक नया के बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जो मोस्ट टाइप वो एग्लोमेरेटिव है, इसमें हर पॉइंट अकेला स्टार्ट होता है, फिर आराम आराम से ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। ये बॉटम से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे को आता है उसको डीवी साइफ कहते हैं। सब एक ग्रुप स्टार्ट होते हैं फिर टूट कर ग्रुप बनते हैं, ठीक है। समझ आ रही, सुन रहे हो कि नहीं? फिर सही है, हंस रहे थे, मैंने कहा शायद नहीं सुनते। अच्छा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा पॉइंट्स आते हैं A B C D, ठीक है। इसमें आप एक ग्रुप बना देते हो, ए बी को एक ग्रुप बना देते हो, सी डी को एक ग्रुप बनाते हो। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखना, सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आपको वर्किंग मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है अनसुपरवाइज का। कभी आपको ए बी का ग्रुप बना के देखना पड़ता है, कभी ए सी का ग्रुप बना के, कभी ए डी का, और फिर दोनों ग्रुप्स का उस पे मर्ज करके उसका डाटा निकालना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद डेंडोग्राम में होता है, ये एक ट्री होता है जो दिखता है कि कौन से लेवल पर कहाँ पे मर्ज करना है, ठीक है। समटाइम्स आपको लगता है कि ए बी जो ग्रुप है वो इतना परफेक्ट चल गया है और आप उस फर्दर उसको वर्किंग नहीं करते, लाइक ए को किसी और के साथ कैटेगराइज नहीं करते और बी को किसी और के साथ नहीं करते, पीछे अगर सी डी ई बचता है तो सी डी ई का मिक्सर मैच करते हो, जबकि ये नहीं करना, ठीक है।
हमें रिजल्ट्स 100% मिल रहे हैं, हमें ना ओवर फिटिंग मिल रही है ना अंडर फिटिंग पर मिल रही है, मैनुअल वर्क और मशीन मिल रहा है, स्टिल आपने उस पर वर्किंग करनी है। अच्छा, एक हमारे पास आता है डीबी स्कैन डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। इसका ये काम होता है कि देखता है कि जितना ज्यादा कहीं पे नॉइस है ना, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, आप उसको उस तरफ, उसकी तरफ जाने लग पड़ता है। ठीक है क्या? हाँ, ट्रेंड सेटर। ठीक है। हाँ, इसमें ये होता है कि आउटलायर्स को अलग कर देता है और फिर आउटलायर्स पे अलग से वर्किंग करता है। ठीक है। ये इसका ये फायदा होता है कि टाइम कम लगता है। जो लगता है कि जहां पे क्लस्टरिंग ज्यादा है उसको एक साइड पे कर कर बाकी जो आउटलायर्स आते हैं उस पे फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करने लग पड़ता है। जहां लोग ज्यादा होंगे वहां पे ग्रुप होंगे, जहां पे अकेला बंदा है उसको इग्नोर करते करते जाना है। बाकी नहीं, बस ये इसको पढ़ लेना है, इतना कोई वो नहीं है। बस ये देख लो कि के मीन में क्या होता है कि कितने ग्रुप्स चाहिए पहले बताना पड़ता है। हाँ, पहले हायरार्किकल में ट्री जैसे क्लस्टरिंग है, हमें हर स्टेप पे क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है। और डीबी स्कैन में कहना है कि भीड़ देखो, अकेले को इग्नोर कर। हायरार्किकल, हाँ, ये ट्री डिसीजन ट्री जैसा है। हर डिसीजन पे बैठकर आपने देखना है कि यहाँ पे आके क्लस्टरिंग कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे पास पास लोग कौन से हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे चले गए। हर लेवल पे कर। इसका कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करते हैं। ये इनका वैसे मैंने अनसुपरवाइज का ना सिंपल सा ही कोड लिया है, ऐसा कोई खास कोड नहीं लिया कि आप लोगों को डिटेल वर्किंग करनी पड़े। सिर्फ इन चीजों को समझ आ जाना चाहिए क्या है, नमपाई और मैटप्लोटलिब को मैच करते हुए किया है। एक मिनट, ये वाली लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर। बैकस्टोन में भी शाइन होती है? शाइन क्रिस्टल। क्लस्टरिंग के तीनों एल्गोरिथम्स हैं ये। sklearn डॉट क्लस्टर में से आपको एक में के मीन कर लेना है। हाँ, एग्लोमेटिव क्लस्टरिंग कर लेनी है।
चार्जर चाहिए? मेरा हो गया है। सारे लाइक हो गया है। सोच लो। मैं घर में फोन चार्ज पे नहीं लगाती। नहीं, मेरा ना रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ। मेरा क्या पीछे वाला पोर्शन है, पेंट हो रहा है घर में, तो सारी चीजें बिखरी हुई हैं। अच्छा। नहीं, वो दूसरा कोड था। यहाँ तक समझ में आ गई कि एल्गोरिथम। को डैशबोर्ड करवाया। लेकिन फिर भी मैंने इनकी एक नेक्स्ट क्लास रखी है कि मुझे डैशबोर्ड डिजाइन करके दें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को उनसे बहुत इश्यू थे इनसे। ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी गाइड नहीं करते थे। स्टाफ को भी नहीं गाइड करते। चलो। अच्छा। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं, ये आपने निकालना है। यहाँ पे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, ये मैंने इस वेसिस में फाइल में शेयर की हुई है। एग्लोमेरेटिव, इसको भी एक दफा पढ़ लेना। किधर गया? ये ठीक है, हर पॉइंट को अकेला स्टार्ट होता है, फिर अलग अलग से ग्रुप बनते हैं। हाँ हाँ, उसी में ही है, हायरार्की में ही है। उसके बाद डेंडोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्री होता है जो दिखता है कि कौन सा किस लेवल पे मर्ज करना है। ठीक है, मतलब बन ट्री ही रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी मर्ज कर सकते हैं। मतलब अनसुपरवाइज्ड है ना, तो कहीं पे भी रुक के आप उसको कर सकते। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे। ये है एस्केलर्न डॉट डेटा सेट। ठीक है, मेक ब्लॉब्स। मैं इसको ब्लॉब्स का आपको एक दफा बता देती हूँ। ब्लॉब्स है। ये 1.5 साल की पढ़ाई है, ऐसा तो ना करो। ये आपका क्या है? क्या? आपका एमफिल का थीसिस है ना, या पीएचडी के तो अगर एमफिल का थीसिस है, एमफिल का कितने थीसिस? साल का किया? एमफिल 1.5 साल की, 1.5 2 साल। क्यों? तभी आप मुझे कहीं कहिएगा कोई सवाल में कहना कोई 1.5 साल। अच्छा, ब्लॉब्स क्या करता है कि कहीं पे भी ना, यहाँ पे वो इस तरह से पिक्चर नहीं आ रही। अगर आप करें तो ये इस तरह से कहीं पे भी वो अपनी क्लस्टरिंग इकट्ठी शुरू कर देता है। ठीक है, तो कहीं पे भी क्लस्टरिंग शुरू करने के लिए आप अलग से एक डिक्शनरी डेटा सेट निकालते हैं, उसको मेक ब्लॉब्स कहते हैं। बिल्डिंग करते बिल्ट इन डेटा सेट है। हैं ये ज्यादातर प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, और डेंडोग्राम के लिए आप क्या करते हो? इसका वो लाइब्रेरी है, स्काई पाई क्लस्टर हायरार्की। इसके अलावा होती नहीं इसकी ना। नहीं, और कहीं नहीं थी। ये थोड़ी सी जो आती है ना, मेडिकल फील्ड टर्म्स आती हैं उनसे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं। बाकी रेयरली कम ही यूज होती हैं।
ठीक है। आगे डाटा सेट क्रिएशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल डाटा सेट बना रहे हैं क्लस्टरिंग समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे अनसुपरवाइज का कोई अच्छा डाटा सेट और ऐसा डाटा सेट नहीं मिला जिसको मैं पहले बैठ के समझी थी और पकड़ती, एक दिन में वो नहीं होने वाला था। तो फिर मैंने आर्टिफिशियल लिया है। एन सैंपल्स मतलब टोटल डाटा पॉइंट्स हैं। सेंटर्स, सेंटर्स का है कि वो नेचुरल ग्रुप बनाएंगे कि कितने ग्रुप बनाने हैं। क्लस्टर्स है कि वो कितनी। हाँ, तो अभी तो कोई ना हमने डिपेंडेंट बनाया ना इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। क्लस्टर, एक मिनट, मेरा ख्याल है कुछ नहीं। क्लस्टर्स, सॉरी, हाँ क्लस्टर्स हैं कि वो कितना स्प्रेड, मतलब कहाँ तक स्प्रेड करना है। इसका भी ये होगा कि वो खुद से आपको बताता जाएगा कि इतनी ड्यूरेशन तक आपने कर देना है, स्प्रेड कर देना है। और वो आपको बता देगा। रैंडम स्टेट क्या है, वो आपको जो सेम आउटपुट आपको दे देगा। हाँ ठीक है। अब आपने ये एक्स वाई आ गया, मेक ब्लॉब्स कर दिया जिसमें एन सैंपल ले लिए कि कोई से भी आपने 300 सैंपल ले लिए, लेकिन हाँ आपने 3 सेंटर्स के साथ वर्किंग करनी है। या आपकी मर्जी है कि आप इसकी ज्यादा भी कर सकते हैं, बट आप भी 3 सेंटर्स तक वर्किंग करना चाहते हो। क्लस्टर्स दे दिए और रैंडम स्टेट दे दिया। इसको करो फॉरन टाइप, फिर हम आगे चलते हैं। किसमें से? हाँ, इसमें से 4 लोगों ने करना। पता नहीं क्या करना। हाँ ऑनलाइन है, 2 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन। हाँ, बुरहान जो है वो बेचारा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उस तरह से नहीं एफर्ट करता। समझ थोड़ा लेट आती है उसको कि क्या पढ़ा रही क्या नहीं। वैसे बेचारा अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। मैं तो हैरान थी कि इसकी ग्रेजुएशन हो गई है। नहीं, वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता है बंदा, क्या करना है क्या नहीं। मैं वैसे यहाँ पे कंटिन्यू करना ही नहीं चाह रही थी। मुझे गुलफाम ने फोर्स किया, कहता नहीं नहीं मेरा है, मैंने इनके साथ कमिटमेंट की हुई है, ये है। हाँ, सुबह भी मुझसे लड़के ही आई। नहीं, वो ना मुझे टेक्स्ट कर देते हैं पंजाबी में। अब उसने मैसेज किया है ते होर की, तो मेरा मसला है, मैं उर्दू समझ लेती हूँ, पंजाबी बोल नहीं पाती। अच्छा, अब ओरिजिनल डाटा प्लॉट है, मतलब वो जो आपने प्लॉट करना है,
फिगर है, स्कैटर की तरफ जाना है, टाइटल है, ये तो जो नॉर्मल जिस तरह हमने पीछे किया है उसी तरह का है। फर्स्ट कॉलम लिया फिर सेकंड कॉलम लिया है ना। हाँ, फर्स्ट कॉलम लिया है फिर सेकंड कॉलम। ठीक है। अच्छा, ये आपको नीचे शो भी होगा, पहला तीन स्कैटर। चाहिए। हाँ, ये मेरे वाला ही आएगा। ठीक हो गया। तीन तीन प्लस पे सेंटेंस दिए, तीन प्लस हाँ, बना दो। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हो गया सारा डाटा। ठीक है, अब हम के मीन क्लस्टरिंग की तरफ आते हैं। ठीक है। के मीन मॉडल बनाया है, एन क्लस्टर्स हैं कि कितने ग्रुप्स चाहिए। ठीक है, एन क्लस्टर्स हमने 3 कर दिए, यहाँ पे के मीन में 3 कर दिए। और फिर उसको कह दिए कि मॉडल फिट के उन तीनों में कहीं ना कहीं फिट जरूर। बस कर दिया। ये यहाँ पे क्या यहाँ पे हमने डाटा इकट्ठा किया है। ठीक है। अब जो आप ये कर रहे हो वो के मीन मॉडल के थ्रू कर रहे हो, कि आपने देखो ना, आपके पास एक डाटा आ गया, वो जिस तरह ऊपर डाटा आ गया। अब हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, के मीन आ गया, हायरार्किकल आ गया, डीबी स्कैन आ गया। ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करते हुए बना। ठीक है। इसमें वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया था कि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है, फ्रंट एंड ऑलमोस्ट दो दो तीन तीन लाइंस है। क्या गुरुफाम की समझ सही आने लग पड़ी थी? फिर मैंने मैसेज डिलीट हो रहा है। कोई क्या मैंने क्या नोटिफिकेशन देखी है। सुस्ती का मारा है, इतनी नहीं जल्दी देखता। जब ऊपर हमने सेंटर ग्रुप इकट्ठा कर दिया तो उसके बाद क्लस्टर ग्रुप भी तो क्लस्टर ही बनेगा। बना क्लस्टर ही रहे हैं। हाँ जी हमने क्लस्टर ऊपर बन। बना लिए, इकट्ठा कर लिया। अब हमें नहीं पता कि वो डाटा ठीक क्लस्टर बना है कि नहीं हुआ। हमने उनको डिफरेंट एल्गोरिथम से निकाला, डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले। ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं फिट कर। अब आई समझ? ठीक है। अब इसका रिजल्ट आया है, खैर अभी तो पूरा किया ही नहीं है। हाँ, करो। और ले लो।
पर मैं कह रहा हूँ पक्की बात। एक दिन स्टार्ट करता हूँ। थर्ड पे टिकाना क्या तो फिर पढ़ मैं वो करवा दूंगी, आप मुझे छोड़ दे। जाएगा। मैं बच्ची हूँ। अच्छा, अब ये देखो, के मीन क्लस्टरिंग में क्या होता है कि ये यहाँ पे वो खुद ही बता रहा है कि उस सेंटर को भी स्टडी किया है। ठीक है, तो वहां पे उन लोगों ने इस तरह से क्रॉस लगा दिया। जब ऊपर हमने किया था तो उन्होंने सिर्फ क्लस्टर बनाए, के मीन क्लस्टरिंग के थ्रू उन्होंने इसके सेंटरोइड बनाया और इसके सेंट्रोइड के इर्द गिर्द की सारी वैल्यूज को तो स्टडी यहाँ की। पे जो आपने एट क्लस्टर्स हम्म। इसकी वैल्यू चेंज कर, एन क्लस्टर्स की चेंज कर लो। लेकिन ऊपर वो सेम ही रहेगा, मतलब तीन ग्रुप उसमें ये जो है ना, हाँ हाँ हाँ, ये वो सेम, सेम ही रहेगा। ये मैं सेम रहने देता हूँ, लेकिन नीचे आप जो एट क्लस्टर है गेम इसमें उसकी वैल्यू फोर कर उसके दोगे। बाद फोर फोर करो। या तो वो एरर देगा कि हमारे पास फोर्थ आउटलाइन में कोई आ नहीं रहा, या फिर इसी में से इसकी पार्टीशन करके देगा। हाँ, तो पार्टीशन करके उसमें देगा। ये जो थर्ड वाला है ना, हम्म। दिखाओ उसमें, लैपटॉप में दिखाओ। कोई हाँ, उसने फिर उसी की पार्टीशन करके दे दिए कि इसमें से इसमें वो अलग अलग करके दे दिया इस तरह से। ठीक है, इसी तरह हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, वो उसको एग्जैक्ट करके देखेगा। आ, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हायरार्किकल में आ जाओ। हायरार्किकल में क्या होगा? ये बोल दिया कि हाँ, के मीन्स हो गया। बस इतने हाँ, इतना ही है। हायरार्किकल भी इतना सा है, कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, एक एक लाइन का कोड है, सिर्फ ये है इसका। मतलब एल्गोमेट्री बॉटम अप जो अप्रोच होती है ना, वो मैं वो एक ये वाला। हम्म। तब तक जो हम लोगों ने क्लस्टर्स को बनाए हैं, हाँ, क्लस्टर्स। क्लस्टर ताकि वो एटम्स पे, ताकि वो एक ही वैल्यू आए हमारे। हम्म। उसके बाद हमने फिट काट दिया एक्स, कि उसको लाजमी फिट करना है इसमें हमने वाई की भी फिट किया, जब ऊपर हमने एक्स और वाई दोनों यहाँ पे ऊपर। लिखे यहाँ पे एक्स एक्स, लेबर वो फी ये एक्स और वाई दोनों हमें लिखे, पता ही नहीं कि एक्स पे कौन सी वैल्यूज है और वाई वाई पे पे क्या वैल्यूज है, तो फिर हमने के मीन इधर नीचे हमने एक ही जगह को लेके जाना है। एक्स पे एक्स को ही लेके जाना है, एक्स ठीक है। लिया। हाँ। उसके बाद आपने लेबर्स कहते हैं जो के मीन्स के लेबर में वही लेबर हो गया, टेस्ट भी सेम हो गया। हम्म। उसके बाद आपने प्लॉट किया स्केटर में, एक कॉलम पिवट टेक्स्ट वाला कॉलम, हाँ, और डमी एक टेक्स्ट वाला कॉलम, कलम। और हाँ, ठीक है। के मीन्स लेबल्स आ जाएंगे उस पे, वो लेबल बता देंगे जो क्रॉस से कर रहे हैं, तो लेबल बता देंगे। ठीक है, उसके लिए मार्कर इन्होंने ये एक्स यूज की है। ठीक है, आगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में चलें। ठीक है, इसमें एल्गोमेट्रिक जो अप्रोच है, बॉटम अप्रोच है, इसमें चलेंगे। एन क्लस्टर्स होंगे, मतलब आपके फाइनल क्लस्टर्स, उन्हीं क्लस्टर्स पे वर्किंग होगी कि वो ठीक है या अपनी जगह से हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। ठीक है, और यहाँ पे भी थ्री है, आप इसके एन क्लस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके कर सकते हो। लिंकेज यहाँ पे वार्ड की है, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से भी डिस्टेंस करेगा, उसके बेसिस पे भी वर्किंग होगी। ठीक है, और जो हमने सिंपल कैलकुलेशन की और जो नीचे कैलकुलेशन की हर हायरार्किकल में, उनके भी आपस में डिस्टेंस चेक करता जाएगा कि पहले वाले से और अब इस हायरार्किकल अप्रोच के थ्रू कितना डिफरेंस आया है। ठीक है। अच्छा, डाटा पर क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए सिर्फ आपका ये एक कोड है।
एक लाइन है, हायर लेबल्स हायरार्किकल डॉट फिट प्रिडिक्ट, मतलब जो भी आपने उसमें प्रिडिक्ट किया है वो फिट ही होना चाहिए हर सूरत। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में ना मशीन सॉरी डीप लर्निंग एल्गोरिथम के साथ मुझे उस पर वर्किंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई ऐसा डाटा सेट लेकर आऊं जिसपे फिट किए बगैर हमें वो बताए कि ये चीज फिट नहीं हो रही और इसकी रीजंस क्या है। ठीक है, तो उस पे हम वर्किंग करेंगे, वो जरा ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। सब सिंपल ग्राफ उसकी विजुअल्स बना दिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, उसके लिए जो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट डेटा सेट लेना पड़ेगा हमें? हाँ जी, बेटा सुपरवाइज में तो आपके पास सारा डिपेंडेंट वैल्यूज इंडिपेंडेंट वैल्यूज सारा डाटा सेट ऑलरेडी बना होता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर है और सारे स्टूडेंट अपने रोल नंबर पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में तो आपके पास पता ही नहीं है कि लेबल्स कहाँ पे हैं, कौन सा डाटा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक आपके पास फॉर एग्जांपल कॉलम, आपके पास कॉलम बना होता है कि कॉलम बना होता है लेकिन उस पे डाटा ही किसी और का एंटर हुआ होता है। मतलब अनसुपरवाइज का मतलब है कि हर चीज रैंडम है। ठीक है। कौन सा डाटा किस कैटेगरी में फॉल करा है, फिर आप वो खुद सोचते हो कि इस डाटा की क्वालिटीज कितनी किसी से मिल रही हैं, उस बेसिस पे आपका डाटा पे वर्किंग होती है। ओके, तो इसका भी फिर कैगल से मिलेगा डेटा सेट, के कहाँ से लें? हाँ, मेहरीन मैं उस पे वर्किंग करूंगी इस वीक पे बैठ के ना। मैं कोई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि कैगल पे और इन पे सारे सुपरवाइज्ड ही डाटा सेट मिलते हैं, अनसुपरवाइज्ड मैं कहीं से लूंगी, इकट्ठा करूंगी, शायद मेरे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में हो। तो मैं उनसे से पता करके उस पे वर्किंग करके होपफुली के नेक्स्ट क्लास में उस पे आप लोगों को कोड करवाऊं, प्रैक्टिकल अप्रोच करवाऊं। ओके मैम, ठीक है। मैम, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा, कल वाली भी नहीं शेयर हुई हुई अब वो और आज वाली भी। ये लोग कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग ये लोग खुद भेजेंगे, आपने मेल नहीं करनी। ये भेजते ही नहीं है, मैं तो खुद बहुत तंग आ गई हूँ इनसे। मैं भेज दूंगी, मैं मेल कर दूंगी मेरी नाप। ठीक है मैम, मैं अच्छा। पूरा वीक इनको मैसेज करती रहती हूँ, नहीं आती रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो कल वाली रिकॉर्डिंग थी ना उसमें फर्स्ट हाफ की रिकॉर्डिंग नहीं आई, मतलब मेरे से ही रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, वो फाइल है, मैं वहां से चेक कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। कॉपी कर रहे हो की आवाज को। अच्छा, हायरार्किकल की समझ आई, रिजल्ट आ गया आगे। डेंडोग्राम में मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चीज मुश्किल है, इसमें सिर्फ आपने एक लिंकेज बना लेना होता है। लिंकेज मैट्रिक्स बनाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये देखो ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे ना बॉटम अप अप्रोच होती है कि नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है। डेंडोग्राम में ऊपर से नीचे आएंगे और वो सेम वही वर्किंग करेंगे, लेकिन देखेंगे जब होता ही है कि फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर देख रहे होते हो आप, बना रहे हो मतलब किसी का नंबर लिख रहे होते हो 0 3 4 5 6 7, तब करते हो फिर एंड पे आप मेंटली सोचते हो मैं चलो इसको उल्टा रीड करता हूँ ताकि वो भी मैच कर जाए। तो फिर आप डेंडोग्राम की अप्रोच अप्लाई कर लेते हो ताकि आपके रिजल्ट्स वो आ जाए। डीबी स्कैन कर लो इसको, डेंडोग्राम भी एक दफा कर लो, हाथ से गुजार लो।
मेड का नहीं कुछ हुआ। कल मिल जाएगी। कल घर आ जाएगी। आप लोगों के घर कौन मेड काम करती है? उनको कह दें। हम्म, नहीं नहीं, उनको कहें कि कोई दे दे। उनको काम बहुत अच्छे लोग। डेंडोग्राम कैसे बना है? ऐसे। हम्म। तो इसमें डिस्टेंस लिमिट आप दे सकते हो क्या? आपने कितनी की लिमिट देनी है ईपीएस के नाम से, ठीक है? तो 0.6 ये बिल्कुल वो रैंडम है जो कि आप बाय डिफॉल्ट दे देते होते हो कि इतनी लिमिट्स होनी चाहिए। मिनिमम सैंपल्स, मिनिमम 5 सैंपल्स हैं, मतलब आपने कितने पॉइंट्स क्लस्टर बनाने हैं वो आपने बता दिया। सिर्फ इसमें ये चीज डिफरेंस है, बाकी वही प्रिंट करना और वो चीजें सेम है। बस पे मैं ये रिकॉर्डिंग एंड कर देती हूँ। 1 मिनट, ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाए और फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ।